नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लासेज बाय रवि सर इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल को देखे थे, जिसमें विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय को हम बोले थे कि आपको पूरी न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज हम आगे बढ़ाते हुए उसी को देखिए, अगला है 3 से कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/G MEMP बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? देखिए, सॉल्यूशन इसका हम लोग करेंगे कि कहा जा रहा है जैसे इतना बताना है आपको कि क्या यह बीमाहीन राशि है। ये जो भी दिया गया है, क्या इसका कोई बीमा कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसके देख लेते हैं हम लोग कि कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं F बराबर फार्मूला 1/4πε0 के Q1 × Q2/r²। 1/4πε0 को यहाँ पे K बोला जा रहा है। जब तिरछा से गुना करेंगे तो यहाँ F गुने r² इस तरफ और K × Q1 × Q2/r² इस तरफ। K बराबर इधर भागा में चले जाएगा तो अपना इतना प्राप्त होगा आपको। हम लोग जान रहे हैं K मतलब 1/4πε0 का हम लोग मात्रक देखे हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है, इसलिए इसका मात्रक कूलाम होगा। F अब हम लोग न्यूटन के नियम के अनुसार देखे थे या जानते हैं कि F बराबर फार्मूला होता है G m1 × m2/r², जहाँ G को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 एक द्रव्यमान होता है, m2 एक द्रव्यमान होता है। दोनों द्रव्यमानों के बीच की यह दूरी होता है, मतलब दोनों पिंडों के बीच की यह दूरी होता है। तो यहाँ हम लोग जब तिरछा गुना करेंगे तो F गुने r² होगा। यहाँ से गुना करेंगे तो G m1 × m2/r²। जब m1 m2 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी G बराबर आएगा F गुने r² m1 × m2। अब हम लोग यहाँ से G का मात्रक देखेंगे, यूनिट देखेंगे तो क्या आएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक का। मास ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, दोनों का मात्रा क्या होगा, किलोग्राम, जिसको kg बोलेंगे। प्रश्नानुसार हम लोग देखते हैं कि यही चीज़ को बताना था हमको, इसी को पूरा को बताना है कि क्या बीमाहीन है। तो इसका हम लोग मात्रक देखें कि क्या ऊपर लिखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसलिए कूलम स्क्वायर को नीचे देख दिए। कूलाम एक प्रकार का आवेश है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। तो C को 2 बार लिखे, चूंकि आवेश है इसलिए स्क्वायर कर दिए। उसके बाद ये वाला बट्टा दे दिए, ये वाला बट्टा, फिर G का मात्रक लिखे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मात्रक kg, प्रोटॉन का द्रव्यमान का मात्रक kg है कि नहीं। जब इसको ये वाला को पूरा उलटेंगे ऐसे करके तो कुछ नीचे इस तरह से प्राप्त होगा, जो आप काटने के बाद यहाँ से ये वाला कट जाएगा, kg² से kg² या कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, यानी कि इसका कोई यूनिट लास्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि यह कोई मात्रक नहीं है, अर्थात यह बीमाहीन है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि अतः KE²/G MEMP एक बीमाहीन राशि है। अब क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा था एक चीज़ और, यहाँ पे ध्यान से देख लें कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो उसका मान ज्ञात करने के लिए, मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सभी को पहले जान लेता है वैल्यू कितना होता है। तो K मतलब 1/4πε0 का आप वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁻9 होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। G मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻11। और MOP मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इसको पढ़ते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 × 10⁻31 kg। MOP मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन का मास मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 1.67 × 10⁻27 kg। अब इसमें हम सभी को पुट करके देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो देखिए, इतना में हमको वैल्यू को रखना है। देखिए K का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 जिसको बोलते हैं, तो 9 × 10⁻9 गुने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। और G का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11, चूँकि G है कौची गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
एम ऑफ ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। एम ऑफ पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10⁻27 kg। अब जो भी रहा वो कैलकुलेशन रह गया। तो हम लोग देखिए ये 9 रखे हैं, 9 का 9, इसको पूरा 16 लिख दिए, इसको भी पूरा 16 और बाकी जो था 10⁻9 को लिखें और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 10⁻−38 हो जाएगा। और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, इसके बदले यहाँ पे 100 आएगा, इसके बदले यहाँ पे 10 आएगा। अब देखिए ये पूरा हो गया 6.67, ये हो गया 91, मतलब ये पूरा 667, ये 91, ये 667 मतलब 167। और उसके बाद हम लोग क्या किया कि जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा। और यहाँ पे सबको जब ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 10⁻−69 है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो पूरा वैसे ही लिखा गया है और ये भी अब यहाँ से देख लीजिएगा कि जब तीनों को जब आप जोड़िएगा तब आएगा 10⁻5 और नीचे टू सेम लिखा गया है और ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 के पावर कितना आएगा 2 आएगा। जब गुना करेंगे हम तो कितना आएगा 16 4 से 144 और यहाँ पे 16 और 10 के पावर कितना है -38 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 14। नीचे देखिए सेम टू सेम लिखा गया है, उसके बाद इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना 10 के पावर -67। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 144 गुना 16 और उसके बाद ये वाला जो नीचे था इसको हम ऊपर लेके चले गए तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 10 का पावर 67 और 38 में से घटेगा कितना 14 तो बचेगा कितना 10 का पावर -24। नीचे बचा इतना जो कि लिखा गया है। उसके बाद जब हम गुना किए तो आया 2304 और ये दोनों को जब घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे, गुना में पावर जुड़ता है तो जोड़ेंगे तो 10 का पावर 43 आएगा। नीचे जो था वही सेम टू सेम लिखा गया है। उसके बाद हम लोग क्या किया है कि 2304 का 2304 और उसके 2304 का 2304 और उसके बाद हम लोग जो किए हैं 10 के पावर 43 में से 4 निकाल दिए बाहर तो बचेगा 10 के पावर कितना 39 और नीचे गुना करने के बाद हमको इतना आया है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि 10 के पावर 4 को इससे गुना कर दिए तो इतना आ गया पूरा, यहाँ पे बच जाएगा 10 के पावर 39 और नीचे जो था यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे नीचे हम लोग क्या कर दिए लिख दिए हैं। और जब भागा देंगे तो भागा देने के बाद हमको यहाँ से इतना भागा देंगे तो आएगा 2.27, देखिए इतना बढ़ा रहा है तो 10 का पावर कितना 39, यानी कि हम लोग 2 पॉइंट तक लिखेंगे 2.27 गुना 10 का पावर 39। यह निश्चित दूरी पर रखे गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। ये दोनों का क्या है अनुपात है, अतः गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल अत्यंत प्रबल है। गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल अत्यंत क्या है प्रबल है, मजबूत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 4 आपको लोग के बीच लाए हम लोग कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। आवेशों का क्वांटीकृत हम बताए थे आपको कि क्वांटीकरण क्या होता है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस बात को हम लोग आपको बताए थे, जहाँ n क्या होता है एक प्रकार का संख्या होता है। कि कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है आपको बताना है कि इस कथन से क्या तात्पर्य है। और बोला जा रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। इसकी अपेक्षा हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे आंसर इसका लिखे हैं। आवेश का क्वांटीकरण होने का अर्थ यह है, मतलब आवेश का क्वांटीकरण होने का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ पर आवेश का मान Q बराबर N होता है। इस बात आपको हम बताए थे कि किसी पदार्थ पर आवेश का मान Q बराबर N होता है। अर्थात अच्छा N क्या चीज़ है तो N एक प्रकार का संख्या है, नंबर है, जो 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, है कि नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसमें गुना करेंगे तो क्या चीज़ का मान होगा, आवेश का वैल्यू निकलेगा, मतलब कि आवेश का क्या निकलेगा वैल्यू निकलेगा। अर्थात आवेश सतत रूप से नहीं बदलता है, आवेश सतत रूप से लगातार रूप से नहीं बदलता है। गणितीय रूप में किसी पिंड का आवेश Q बराबर ±Ne के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
जहाँ n एक पूर्णांक है, ई पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक ना। तो ये क्या चीज़ का परिभाषा 1.4 का हुआ। आगे हम लोग बढ़ेंगे बी नंबर में कि व्यवहारिक स्तर में स्थूल स्तर पर आवेशित पिंड पर आवेश। बी नंबर सवाल का आंसर है, उसमें देखिए दो ठो सवाल था, एक ठो ये था, एक ठो बी था। बी में था वो, वहाँ पे सवाल को हम लोग देख लेंगे। ये वाला था, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों का व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो बी नंबर सवाल का यहाँ पे आंसर है कि व्यवहारिक स्तर में स्थूल स्तर पर आवेशित पिंड पर आवेश बड़ा होता है। आवेश क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत छोटा होता है। जब पिंड को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, मतलब जब उस पिंड को आवेश दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा, तो आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप से परिवर्तित हो जाता है। मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आवेश सतत रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अतः स्थूल स्तर पर आवेश की मात्रा अधिक होती है, जिससे आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा की जा सकती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों भी प्रेक्षित किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मतलब आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार से ताल्लुक रखता है, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे, जब कांच की छड़ से रेशम की टुकड़े को रगड़ी जाती है, कांच की छड़ से, एक ट्रिक हमने आपको लिखाया था यहाँ पे कि किससे रगड़ेंगे तो किस पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कांच की छड़ से रेशम के टुकड़े को रगड़ी जाती है तो कांच की छड़ से कुछ आवेश स्थानांतरित होकर रेशम के टुकड़े पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम की टुकड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। देखिए, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, जो पदार्थ ग्रहण करेगा उस पर क्या होगा? ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए कांच पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? तो कांच पर धन आवेश उत्पन्न होगा, और बाकी जो बचा छड़ उस पर क्या होगा? रेशम पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। तो हम लोग आगे देखें, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम की छड़ ऋण आवेशित, रेशम की छड़ ऋण आवेशित, यहाँ पे देखिए ऋण आवेशित लिखा गया, ऋण आवेशित हो जाता है तथा दोनों पर आवेश का परिमाण समान प्रकृति व विपरीत उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे नेट आवेश क्या हो जाएगा? 0। दोनों पर आवेश का परिमाण तो समान रहेगा, लेकिन प्रकृति भी एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, इसलिए कट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। अतः आवेश संरक्षण नियम लागू होता है, इसलिए आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पे क्या होता है? लागू होता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर 5 माइक्रोकूलम तथा QC बराबर आपके पास दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, और QD बराबर दिया है -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। तो वर्ग के केंद्र पर रखे कितना 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, आपको बताना है। देखिए, जैसा कहा गया सवाल में उसके अनुसार डायग्राम ए पर बोला गया था कितना 2 माइक्रोकूलम, बी पर बोला गया था -5 माइक्रोकूलम, सी पर बोला गया था 2 माइक्रोकूलम, डी पर -5 माइक्रोकूलम। तो हम लोग क्या कर दे, उसके अनुसार डायग्राम को बना लिए, है कि नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा
कि ये है क्या चीज़, विकर्ण। ऐसे अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, विकर्ण। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम है, तो ये सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए दिशा एक दूसरे से दोनों का क्या होगा, विपरीत होगा। यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ पे भी ये दोनों समान प्रकृति के, तो इसकी भी दिशा एक दूसरे से क्या होगी, विपरीत होगी, इसलिए ऐसा दर्शाया गया है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कि √2 गुने भुजा, √2 भुजा का मान कितना दिया गया था क्वेश्चन में, भुजा का मान 10 सेंटीमीटर देखिए दिया गया था, तो इसको हम 10 गुना 10⁻² से गुना कर दिए, मीटर में चेंज कर दिए, तो गुना करने के बाद आया कितना, 10√2 गुना 10⁻² मीटर। अब विकर्ण देखिए AC, विकर्ण AC बराबर होगा BD। अब तो मतलब दोनों विकर्ण का वैल्यू कितना आया, 10√2 गुना 10⁻² मीटर। अब देखिए OA OB OC मतलब सभी के सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि AC/2 या फिर BD/2 इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखिए इस सभी का वैल्यू कितना आया, इस सभी का जब इसको आधा करेंगे तो मतलब विकर्ण को आधा करेंगे तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD सभी का क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, जो कि निकला हुआ है। तो हम लोग जब देखें तो ये कटने के बाद कितने, 5√2 गुना 10⁻² मीटर। आवेश समान होने पर लगने वाला बल का परिमाण समान किंतु प्रकृति विपरीत होता है। आवेश जब समान रहेगा तो बल तो समान परिमाण में लगेगा, लेकिन उसका प्रकृति क्या होगा, विपरीत होगा। इसलिए जब दोनों को जोड़ेंगे पॉइंट ऑफ A और पॉइंट ऑफ C पर, तो कितना फोर्स होगा, 0 होगा, या पॉइंट ऑफ D और पॉइंट ऑफ B पर जोड़ेंगे फोर्स का वैल्यू तो क्या होगा, 0 होगा। और परीक्षण आवेश यहाँ पे 1 माइक्रोकुलम का दिया गया था आपको क्वेश्चन में, तो बल पर लगने वाला मतलब इस पर लगने वाला बल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, ठीक ना। चूँकि दोनों परिमाण में समान है और प्रकृति में क्या है, भिन्न है, इसलिए बल का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आगे बोला जा रहा है 7 नंबर, ये सवाल 2 ठो है A और B। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों, पहला सवाल है। दूसरा है, स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। देखिए आंसर सही से समझेंगे, किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत बल रेखा वह पथ है, वैद्युत बल रेखा एक पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। आपको हम बताए थे, याद कीजिए वीडियो में बताए थे कि मान लीजिए आपके पास ये वैद्युत बल रेखा है, आपके पास ये वैद्युत बल रेखा है, और इस पॉइंट पे हम यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होगी। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस पॉइंट पर मतलब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कुछ और प्राप्त होगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी भी वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ज्ञात होती है, जैसा कि बताया जा रहा है। जिसका प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या चीज़ को बताती है, दिशा बताती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल सकता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर देखिए विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से है, इस पे इस तरह से, मतलब कि पॉइंट को यदि आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बदलता हुआ जाएगा। अतः ये बल रेखाएं सामान्यतः एक वक्र होती है, ये बदलता जा रहा है तो क्या होगा, वक्र होगा। और इसके अतिरिक्त वह सतत वक्र होती है, लगातार चेंजिंग होते जा रही है, सतत क्या होगी, वक्र होगी, जो अचानक नहीं टूटती है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो टूटने के स्थान पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और एकाएक यदि टूट जाएगा तो जिस स्थान पे टूटेगा, जैसे यहीं से इस पॉइंट पे टूट जाए तो यहाँ पे वैद्युतीय क्षेत्र की दिशा नहीं होगा, इसलिए वैद्युत बल रेखा एक वक्र होती है। आगे बढ़ते हैं।
बी नंबर का आंसर है। जैसे बोला जा रहा है कि दो क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो इसका आंसर है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि ऐसा है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। आइए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि हमने ये आपको जैसे दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे यदि इस बल रेखा के अनुसार हम लोग स्पर्श रेखा खींचे तो इसकी दिशा E1 इस तरह से प्राप्त होगी। यदि इसके अनुसार इस पॉइंट पे खींचे ऐसे तो इस पे इस तरह से प्राप्त होगी A2। यानी कि दो दिशाएं एक ही पॉइंट पे हो रही है प्रदर्शित, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, यहाँ भी दर्शाया गया है। यही कारण से विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। 8 नंबर सवाल है आपके पास कि दो बिंदु आवेश QA बराबर दिया है 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों जो है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये नंबर सवाल है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत बल कितना लगेगा, मतलब वैद्युतीय बल कितना लगेगा वो बताना है। यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, दोनों को हल करना है। यहाँ पे A पॉइंट लिया, यहाँ पे B लिया, A को बोला QF है, B को बोला QFB, और ये दोनों का एक मिडिल पॉइंट होगा जिसे हम लोग O जानेंगे। यहाँ यदि यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी 20 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था QF बराबर 3 माइक्रोकूलाम, इसको हम SI में चेंज करके 3 × 10⁻⁶ कूलाम कर दिए। QB बराबर दिया गया था -3 माइक्रोकूलाम, इसको हम लोग चेंज कर दिए, माइक्रो को हटाकर तो -3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम हो गया। और R1 R2 का मान कितना होगा, R1 R2 का मान 10 माइक्रोकूलाम होगा। और इसमें जब 100 से भागा दे देंगे हम लोग तो कितना आएगा आपके पास 0.10 मीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 10 × 10⁻⁻2 मीटर, है कि नहीं। तो अब आगे चल के हम लोग लिखते हैं, देखिए कि E1 बराबर विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q × R1 का स्क्वायर, इतना का मान रखा गया, Q का मान रखा गया। और उसके बाद जो दोनों के बीच की दूरी था वो दूरी को क्या कर दिया गया, दोनों के बीच की जो दूरी था वो दूरी को क्या कर दिया गया, तो 10 × 10⁻² को 2 बार लिख दिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके। उसके बाद हम लोग देखें कि गुना किए तो 9 × 27 है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद है 10⁻³ और 10 × 100 और 10 के पावर कितना जुड़ने के बाद -4, तो 27 × 10⁻³ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, 10⁻⁻4, यानी कि E1 का वैल्यू देख रहे हैं कि कितना आ रहा है आपके पास, तो 27 × 10⁻³ और ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो कि यहाँ कितना बचेगा 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आएगा 27 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इसी प्रकार हम QB के कारण वो बिंदु पर निकालेंगे विद्युतीय क्षेत्र, QA के कारण वो बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र निकाले। तो अब E2 इसका नाम देंगे, E2 बराबर होगा 1/4πε0 QB R², मतलब QB मतलब QB का आवेश का मान तो दिया गया था, तो ये हो गया कि इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, तो 1/4πε0 का। QB का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में 3 × 10⁻⁻6, हमने क्या किया था माइक्रो को हटाकर चेंज किया था इसे। दूरी दिया गया था 10 × 10⁻², 10 × 10⁻², तो E2 का वैल्यू देखेंगे, इतना का भी सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग उतना ही आएगा, कितना आएगा 27 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कि AB के मध्य बिंदु O पर कुल विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, तो E1 + E2 जब दोनों को जोड़ देंगे तो 27 से 27 54 × 10⁻5 हो जाएगा। यानी कि 54 में से हम एक काम करिए 10 से गुना 10 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा कितना, जब इससे इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा 5.4 और 5 है कितना हो जाएगा 6, यानी कि टोटल विद्युतीय क्षेत्र का मान वो बिंदु पर कितना आएगा
5.4 गुने 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। बी नंबर सवाल में बोला जा रहा था कुछ निकालने के लिए बल का मान, वो देखिए हम निकाल रहे हैं कि क्या होता है, Q का मान दिया गया 1.5 गुना 10⁻−19 कूलाम। हम लोग एक फार्मूला जानते थे E बराबर F/Q, है कि नहीं, E बराबर F/Q। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको बोलते हैं, तो हम लोग F बराबर निकालेंगे तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो F बराबर आएगा EQ। तो F बराबर लिखे हैं EQ। तो F का मान दिया गया जो पूरा हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। और उसके बाद विद्युतीय क्षेत्र का मान तो हम लोग निकाले थे, यहाँ देखिए ये पूरा हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। जब इससे इसमें गुना करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा, और जब इसमें से घटाएंगे तो 10⁻−3 आएगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं F का वैल्यू आ रहा है 8.1 गुना 10⁻3 न्यूटन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 9 क्या है, हम लोग यह थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन संख्या 9 है हमारे पास कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर आवेश इतना दिया गया है तथा QB बराबर इतना आवेश माइनस में दिया गया है। क्रमशः दो बिंदु दिया गया है। ए पर बोला जा रहा है, मतलब ये बिंदु है 0 0, एक ठो कितना -15, तथा दूसरा बिंदु इतना दिया गया है 0 0 प्लस में 15। यहाँ पे दिया गया था 0 0 माइनस में 15, यहाँ पे 0 0 प्लस में 15। फिर बोला जा रहा है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो। मतलब कुल आवेश और वैद्युतीय द्विध्रुव का मान क्या करना, आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। हमने लिया, देखिए यहाँ पे वाई अक्ष इसको बोला, इसको जेड अक्ष बोला, इसको एक्स अक्ष बोला। और यहाँ पे जो बी पॉइंट पे, इसको बी पॉइंट बोला, तो बी पे जो आवेश दिया गया था, जो भी वैल्यू दिया गया था इतना लिखा। ए पे जो वैल्यू दिया गया था वो ए के अनुसार यहाँ पे लिखा, है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये बी निकालेंगे। यदि यहाँ से ए से बी निकालेंगे तो ये दूरी 15 है और ये दूरी 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए ए बी का वैल्यू 15 15 कितना लिखा है, 30 है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके 10⁻⁻2 से क्या कर दिया है, गुना कर दिया है। अच्छा, ए बी यदि निकालना चाहे पूरा ए बी तो कितना हो जाएगा, वैसे ना तो फिर ऐसे भी देख लीजिए, क्योंकि विद्युतीय द्विध्रुव यदि यहाँ पे बोले, चूँकि यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, तो द्विध्रुव होगा 15 इधर 15 इधर, यानी कि 12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 12 से गुना करेंगे तो ऐसे भी आ रहा है वैल्यू, है कि नहीं, ये भी का। या फिर क्यू ऑफ ए का मान, आवेश का मान दे रखा था यहाँ पे आपको, तो देखिए 2 पॉइंट कितना दिया गया है, 2 पॉइंट क्यू ऑफ है ना, तो 2 पॉइंट कितना दिया गया है, 2.5 गुना 10⁻⁷। अब आगे देखिए क्यू ऑफ बी आपके पास दिया गया, तो क्यू ऑफ बी का वैल्यू यहाँ माइनस में देखिए दिया गया है, ये माइनस में वैल्यू दिया गया है आपके पास, तो ये वाला हो गया। उसके बाद है आपको क्या करना है, आवेश का मान ज्ञात करना है। पी बराबर हम लोग फार्मूला देखेंगे, तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्यू बराबर क्या करेंगे, टोटल हम आवेश को, टोटल चार्ज को निकाल लेंगे। तो देखिए प्रथम पर आवेश इसका मान लिखे हैं जो भी है, और दोनों का आवेश को जोड़ेंगे तो टोटल आवेश निकलेगा। तो दोनों का आवेश को मान लिख दिए। दूसरा माइनस में इसलिए कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी टोटल आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0। और P बराबर 2Q हम लोग फार्मूला विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में देखे थे, तो 2L यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q 2L का वैल्यू 30 आया है लमसम, तो हम लोग 30 गुना 10⁻12 लिख दिया। आवेश का मान था इतना जो हम लोग लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे कि जब गुना करके सॉल्यूशन करेंगे तो 25 या 75 गुना 10⁻9 आएगा यहाँ। तो जब इसको एक काम कर लेंगे, 10 से गुना और भागा कर लेंगे तो आएगा 7.5 गुना 10⁸ सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 4 गुना 10⁻9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत बल द्विध्रुव इतना है कि परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए, मतलब विद्युतीय द्विध्रुव का मान दिया गया कितना, P बराबर दिया गया है कितना, 4 गुना 10⁻19 सेंटीमीटर। विद्युतीय क्षेत्र का मान दिया गया है 5 गुना, देखिए 5 गुना 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा इक्वल टू इतना दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाउ बराबर P sin थीटा,
और p का मान देखिए यहाँ पे है, इसका मान जो भी दिया है सभी के मान को हम लोग क्या कर दिए, रख दिए हैं। और रखने के बाद जब आप हल करिएगा तो हल करने के बाद आपको लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 10⁻⁴ न्यूटन आंसर होगा इसका। आगे है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। क्वेश्चन संख्या 11 है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन संख्या कितना है, तो 11 है। यहाँ पे आपके पास कितना है, 11 है। तो ये नंबर सवाल कहा जा रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अवकलित कीजिए। बी नंबर, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है, इस बात को आपको बताना है। तो ये देखिए हम लोग क्या किया कि Q का मान तो दिया गया है कितना, 3.3 मतलब -3 × 10⁻⁷ कूलाम। n का वैल्यू ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना दिया गया है। ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। फार्मूला निकालेंगे Q बराबर NE, तो N बराबर Q/E हो जाएगा। तो N बराबर Q का मान और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो नीचे लिख दिए। उसके बाद जब हम लोग काटेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ तो घटाने के बाद 10⁻⁻12 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो 15 दूना 30 और 8 दूना 16। जब इससे इसमें भागा मारेंगे तो 1.87 × 10⁻, कितना आएगा, 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसी में बी नंबर बोला जा रहा था, संहति एक वर्ड बोल रहा था जिसका मतलब द्रव्यमान होता है। तो चलिए, हाँ, ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का क्या स्थानांतरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो द्रव्य कण है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, द्रव्य कण है, ऊन से पॉलीथीन पर विस्थापित हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। और इसमें क्या चीज़, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1.87 × 10⁻12 निकाला गया है अभी। और देख रहे हैं कि m बराबर फार्मूला होता है m × n, यानी कि जब गुना करेंगे 9.1 × 10⁻31 गुने ये वाला पूरा वैल्यू मतलब 1.87 × 10⁻12 से, तो जब दोनों में गुना करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ से यहाँ होगा तो 10⁻−19 मतलब घटने के बाद, तो यानी कि आएगा 1.70 और 10 से ऊपर गुना भागा कर देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 18 kg आ जाएगा। ये वाला कैसे आएगा, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे ऐसे 10/10 कर दीजिएगा तो टोटली वैल्यू नीचे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा पूरा। आगे है 12 नंबर है, ये आपके जो पास वो सवाल है कितना है, 12 नंबर है कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों पर A और B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश इतना है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोला A तथा B की त्रिज्या नगण्य है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोले के बीच की दूरी अधिक कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। सवाल पढ़ते पढ़ते लग रहे हैं कि भुला जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जो भी उसमें पहले दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग डाटा को लिख लेंगे कि R का वैल्यू दिया गया था 50, तो हम लोग R का वैल्यू 50 लिख लिए, इसको मीटर में चेंज कर दिए। Q1 और Q2 दोनों को इक्वल दिया गया है, चूँकि दोनों के लिए दिया गया है इसलिए हम Q1 बराबर Q2 को कितना लिखेंगे, 14.56 × 10⁻⁷ कूलम। फोर्स का मान ज्ञात करना है, यह बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 Q × Q2/r²। सभी के मानों को रख देंगे, इसका मान रखें Q1 का मान, Q2 का मान, नीचे दूरी का मान रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो क्या किए कि 9 10⁻9 और गुना होगा तो क्या होगा 42.25 और 7 7 10⁻−14 हो जाएगा। इसको 2 बार गुना करके लिखेंगे तो 5 5 25 10 के पावर कितना -4 हो जाएगा। यानी कि जब इससे इसमें गुना करेंगे तो 380.25 आएगा और 10 के पावर 14 10 का पावर, और नीचे से ये वाला ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे 2500 बच जाएगा। तो आगे हम ये 10 का 10 रहा, हम लोग देख रहे हैं कि 14 में से जब 4 कटेगा 10 के पावर -10 और ये वाला सेम का सेम रह गया आपके पास। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या रहा है, तो 380.25 और 10 के पावर 9 10 के पावर -1 और 2500।
तो जब गुना किया जाएगा तो यहाँ से इतना होगा तो 10 का पावर -1 बचेगा, चूँकि 10 का पावर 9 है माइनस में है तो जोड़ने के बाद 10 का पावर -1 बचेगा। नीचे कितना है 2500, नीचे कितना है आपके पास 2500 है। और एक चीज़ और, ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं सोल्यूशन कि 3825 गुने 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाकर जुटेगा ना तो 10 का पावर -3 हो जाएगा। फिर 10 से गुना और 10 से भागा कर लिए हैं, यानी कि देखेंगे तो 38 क्या बोलेगा 10 से जब इसमें भागा देंगे तो एक पॉइंट इधर जाएगा, नीचे 2500 बचेगा, ऊपर बच जाएगा 10 का पावर। इसमें कैलकुलेशन ये वाला पूरा करेंगे तो कितना बचेगा 10 का पावर -2 बचेगा, यानी कि जब भागा देंगे तो आएगा 1.52 गुने 10 का पावर -2 न्यूटन। कितना टोटल फोर्स का वैल्यू आया 1.52 गुने 10 का पावर -2 न्यूटन। नेक्स्ट पहले गोले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग देखिए इसको मान दिए Q डैश बराबर 2Q1, क्योंकि आवेश का मान को दोगुना करने के लिए बोला जा रहा था। इसको Q2 बोले, Q2 डैश, इसको भी 2Q2 बोले, और इसको R1 डैश बोल दिए तो F डैश का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सभी को डैश के साथ अब चलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो F डैश बराबर फार्मूला इतना हो रहा है, सभी को वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो देखिए 2Q1 रख दिया, 2Q2 रख दिया, R/2 रख दिया, चूँकि दूरी को आधा करने के लिए बोला जा रहा था क्वेश्चन में, तो आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा, और 2 दूना का ये वाला 4 ऊपर जाएगा। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए 16 गुने 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर होगा नीचे, यानी कि ये तो क्या चीज़ का मान होता है, बल का मान होता है कूलम के नियम से, यानी कि एवरेज का मान कितना गुना आ रहा है 16 गुना फोर्स क्या आ रहा है। तो F बराबर हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आया था वो लोग रख देंगे, तो कितना आ रहा है आपके पास, तो F का मान आपके पास वैल्यू निकाले थे आप कितना उस टाइम 1.52 गुने 10 का पावर -2, तो 16 गुने F के स्थान पे ये पूरा वैल्यू को हम रख दिए। जब गुना किया तो 24.32 गुने 10 का पावर -2 आया। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 10 से गुना भागा करेंगे तो फाइनली जो आएगा आंसर कितना 2.432 गुने 10 का पावर -1 न्यूटन, है कि नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सवाल जो आप लोग के बीच 13 नंबर सवाल होगा। 13 नंबर सवाल है कि मान लीजिए कि अभ्यास 1.12 में गोले के A तथा B के साइज के सर्वसम है तथा इसकी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों से ही हटा लिया जाए तो अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। देखिए यहाँ पे Q1 का मान दिया गया है, पिछला ही की तरह जो भी दिया गया था, R का वैल्यू दिया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि A और C पर आवेश निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो Q/2 A पर आवेश कितना होगा Q/2, B पर आवेश का दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे तो आएगा 3 Q/4। B पर आवेश कितना आया, Q2 पर भी आवेश कितना आएगा 3 Q/4। उसके बाद बल का हम लोग फार्मूला लिख के सबके वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए 9 गुने 10 का पावर 9 तो 1/4πε0 का ये कितना हो जाएगा 3Q स्क्वायर, 4 दूना का 8 और नीचे 2500 और 2 दूना का 4। उसके बाद इतना आया, उसके बाद आवेश के वैल्यू को हम लोग रख दिए, जो कि आवेश का मान यहाँ पे दिया गया था, ये वाला वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए रख दिए। तो 9×27 हो गया, और उसके बाद 9×27 गुने इसमें गुना किए तो इतना आया, और दोनों 7 दूना का 14 और 4 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो हम लोग को देख रहे हैं कि टोटली वैल्यू कैलकुलेशन के पश्चात आ रहा है 5.7 गुने 10 का पावर -3 न्यूटन, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है 14। चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थित वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं, तो तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण पर आवेश संहति का अनुपात Q/m अधिकतम है। देखिए यहाँ पे बोला गया जैसा कि उसके अनुसार ये डायग्राम है, जैसा कि बोला, तो यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है
है कि ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आवेश है और माइनस आवेश है तो आकर्षित होता है। तो जिस अनुसार लिखे हैं उसके अनुसार देखेंगे कि धनावेशित कण ऋण प्लेट की ओर तथा ऋणावेशित कण धन प्लेट की ओर विक्षेपित होने में कण 1 व कण 2 धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहे हैं। कण 1 और कण 2 धन प्लेट की ओर क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है कि नहीं। और फिर बोल रहे हैं अतः कणों 1 तथा 2 पर ऋण आवेश होगा। कण 1 तथा 2 पर ऋण आवेश। अच्छा देख रहे हैं कि कण 1 का कण 2 किधर जा रहा है, तो धन आवेश की ओर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव आकर्षित हो रहा है। तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इस पर भी रहता तो दूर न जाता। तो इस पर क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋण होगा। कण 3 आगे हम लोग देख रहे हैं और कण 3 ऋण आवेश की ओर विक्षेपित हो रहे हैं। कण 3 ऋण आवेश की ओर विक्षेपित हो रहा है ठीक ना। जिससे कण 3 पर धन आवेश होगा, जिससे इस पर क्या होगा, धन आवेश होगा। अब दिए हुए वैद्युत क्षेत्र में कण अभिलंबोत विस्थापन बराबर होगा 1/2 Q/m E(x²) y² समानुपाती Q/m। जिस चित्र से स्पष्ट है कि कण 3 का अभिलंबोत विस्थापन अधिकतम है, अतः कण 3 के लिए Q/m का मान अधिकतम होगा। Q/3 के लिए क्या चीज़, Q/m का मान अधिकतम होगा, किसके लिए, कण 3 के लिए, है कि नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन संख्या हम लोग के पास जो है वो है 15। क्वेश्चन संख्या कितना है, 15 है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E जिसका वैल्यू दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। ये नंबर सवाल है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समानांतर गुजरने वाला φ का मान ज्ञात करिए, मतलब के फ्लक्स का मान। E का वैल्यू इतना दिया गया है, दूरी यहाँ पे x बोलते हैं, r के इसको हम बोल सकते हैं। तो कितना दिया गया, 10 × 10⁻², चेंज कर दिया गया। तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 10 × 10⁻, जब स्क्वायर ना करते हैं भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 10 × 100 10⁻- कितना हो जाएगा। तो एरिया का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं आपके पास फाइनली कितना आ रहा है, 10⁻²। फिर बोला जा रहा है कि YZ तल के समानांतर है, यानी कि ये जो है x अक्ष की धन की दिशा में होगा, है कि नहीं। तो ए वेक्टर बराबर आ रहा है 10⁻²। तो Q/E बराबर क्या होगा, देखिए D, हाँ चलिए ठीक है, φ बराबर EDS होता है और DS को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। और E विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू इतना दिया गया है, क्षेत्रफल का तो हम लोग इतना निकालबे किए। और हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि यूनिट वेक्टर में I.I कितना होता है, 1। तो जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, I.I का वैल्यू 1 हो जाएगा और 10 कितना 30 Nm² क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी में हम लोग ए था, अब B देखेंगे कि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। क्वेश्चन बोला जा रहा था यदि इसके तल का अभिलंबोत एक से 60 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा बराबर है 60, तो फाई बराबर हुआ, तो फाई बराबर रेडियस cos थीटा फार्मूला होता है। विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू ऊपर दिया गया था, चूँकि रख दिए, इतना जो भी वैल्यू दिया गया था वो रख दिए। और क्षेत्रफल का तो वैल्यू इतना आया था, ये भी रख दिए। और cos थीटा की जगह कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और 60 का मान 1/2 होता है, जब इसमें गुना करेंगे तो 3 गुने यहाँ से घटने के बाद 10 आएगा, 1/2 काटेंगे तो कितना, 5 बार में तो पंक्ति आई, कितना हो जाएगा, 15 Nm² हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल संख्या 16 की ओर हम लोग। क्या अभ्यास 1.15 के समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी धन से जिसके फ्लक्स निर्देशांक तलों के समानांतर कितना नेट फ्लक्स गुजरे, समानांतर है तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू दिया गया है आपके पास, विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू वो वाला क्वेश्चन में 15 में दिया गया था इतना, चूँकि हम लिखे हैं। भुजा भी हम लोग देखे कितना, तो अभी भुजा दे दिया 20, इसको मीटर में चेंज कर दिए। तो धन से प्रवेश करने वाले रेखाओं की संख्या धन के निर्गत रेखाओं के संख्या के समान होगा, इसलिए फ्लक्स का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समान होगा तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाए। अब हम क्वेश्चन संख्या 17 की ओर बढ़ रहे हैं
कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो ये नंबर सवाल बॉक्स के भीतर आवेश कितना है। बी नंबर सवाल, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार कर चुके हैं न्यूमेरिकल में कि फ्लक्स का मान कितना दिया गया है तो 8 × 10⁻³ और आवेश का मान ज्ञात करना है तो फ्लक्स बराबर Q/ε0। तो हम लोग आवेश को ज्ञात करने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो ये देखिए ये किसका वैल्यू है, तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ से रख दिए, ε0 का मान रख दिया। जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.08 × 10⁻⁻8 है कि नहीं। अब एक चीज़ सोच रहे हैं पॉइंट इधर कैसे आ गया, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 10/10 से गुना भागा कर दीजिएगा तो उतना आएगा। हाँ, और एक चीज़ और कि जब कोई आवेश नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और गॉस प्रमेय के प्रकथन से हम लोग देखे थे, एक बार आपको हम इतना प्रूव किए थे, बताए थे कि फाई बराबर Q/ε0। इसमें बंद पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। बॉक्स के अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग 0 है। यदि बॉक्स के अंदर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग 0 होगा तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। जैसे मान लीजिए एक आपके पास बंद पृष्ठ है, यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे 2 कूलम है, 2 कूलम का है, तो फ्लक्स कितना होगा +2 और -2। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। आपके पास है कि नहीं, कितना के बराबर, 0 के बराबर आएगा। बीजगणितीय योग 0 है। 18 नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ से 18 नंबर कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलम आवेश रखा जाता है, तो इस पर वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, 10 सेंटीमीटर भुजा है तो Q का मान दिया गया है 10 माइक्रो कूलम है कि नहीं। इसको हम चेंज कर दिए, यानी कि Q बराबर कितना आएगा 10⁻⁵ कूलम आवेश का मान आया। अब फिर भुजा देखिए बोला जा रहा है, तो फलक मानते हुए फ्लक्स बराबर क्या होता है Q/E। क्या कर लेंगे हम, आवेश का मान यहाँ पे रख दिए फ्लक्स का, और क्या चीज़ कर लिए तो ε0 का मान रख दिए। एक फलक से भाग देने पर, चूँकि एक का निकाल रहे हैं तो 6 फलक होता है घन में, इसलिए एक फलक का निकाल रहे हैं तो 6 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो आप यह क्या करिएगा कि जब आप एक काम कर लीजिएगा, नीचे से जब इसको पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 लिखिएगा, तो ये तो 10 का 10 नीचे वाला है, जब भागा दीजिएगा तो इतना आएगा, और नीचे से ऊपर ले जाएगा प्लस कीजिएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, यानी फाई का मान आएगा 1.88 × 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 19 नंबर जो सवाल हम लोग के सामने है कि 20 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। देखिए Q का मान 2 माइक्रो कूलम है, इसको SI में चेंज कर दिए। फ्लक्स का मान क्या होगा, तो फाई बराबर Q/ε0। Q का मान रख दिए और ε0 का मान रख दिए, और क्या किए जब हल किए तो हल करने के बाद आपके पास आया 2.26 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु के केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स